बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एवोल्यूशंस की, नेचुरल सिलेक्शंस के मुतालिक। हमारा जो लेक्चर नंबर 4 था बेसिकली वो नेचुरल सिलेक्शन के मुतालिक ही था। टुडे वी एक्सटेंड आवर लेक्चर नंबर 4। आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए नेचुरल सिलेक्शंस पे ही बात करेंगे, लेकिन हमारा जो टॉपिक होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। लेक्चर नंबर 4 को हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम जो नेचुरल सिलेक्शन में पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू द पॉलीमॉर्फिज्म। इट इज़ रिलेटेड टू द पॉलीमॉर्फिज्म, दैट हाउ नेचुरल सिलेक्शन मेंटेन polymorphism in the population. Natural selection maintain polymorphism in the population. Natural selection किस तरह से populations में डिफरेंट तरह की जो शेप्स हैं, फिनोटाइप्स हैं, उनको मेंटेन करती है। तो नेचुरल सिलेक्शन बेसिकली आपको बताया था कि इट इज़ द प्राइम एवोल्यूशनरी फोर्स, इट इज़ द मैकेनिज्म बाय विच द एवोल्यूशन अकर। तो अब एवोल्यूशन की हमने थ्योरी भी पढ़ ली, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी भी पढ़ ली, नेचुरल सिलेक्शंस की थ्योरी की उसके बाद टाइप्स थी, हमने वो भी डिस्कस की। आज हम जानेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म को नेचुरल सिलेक्शन किस तरह मेंटेन करती है। पॉलीमॉर्फिज्म आपको मालूम है कि क्या होता है, लेकिन हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले पॉलीमॉर्फिज्म पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि जब हमें पता होगा कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है तो हम बेटर अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे कि हाउ नेचुरल सिलेक्शन मेंटेन इट। पॉलीमॉर्फिज्म, इसका मतलब ये है, पॉली का मीनिंग है मैनी, एज यू नो आई होप, और मॉर्फिज्म का मतलब मॉर्फिज्म फ्रॉम द मॉर्फ, एंड द मीनिंग ऑफ मॉर्फ इज द फॉर्म। मीनिंग ऑफ मॉर्फ इज द फॉर्म। तो डेफिनेशन इसकी क्या हुई? द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन फॉर्म इन अ पॉपुलेशन ऑफ द सेम स्पीशी, इट इज नोन एज द पॉलीमॉर्फिज्म। क्या हुई डेफिनेशन? द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन फॉर्म, presence of more than one form in population of same species। ठीक है कि presence of more than one form। अब more than one form जो होती है बेसिकली इट इज ड्यू टू आवर जेनेटिक मटेरियल। जाहिर सी बात है कि जेनेटिक मटेरियल ही हमारी मॉर्फ्स की स्टैंडर्डाइजेशन करता है, हमारी मॉर्फ की डिफरेंशिएशन करता है। तो हम इसको और ज़्यादा सेंस में अगर देखें तो पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली इट इज़ अ प्रेजेंट ऑफ मोर देन वन जीन इन द पॉपुलेशन। द प्रेजेंस ऑफ मोर देन one gene in a population, एक से ज़्यादा जीन का प्रेजेंट होना फॉर अ सिंगल ट्रेट जो कि खसूसियत को कंट्रोल करे और फिर उसमें इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंजिंग करे, उसमें जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से चेंजिंग करता रहे। बेसिकली इट इज़ अ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमॉर्फिज्म का फंक्शन क्या हो सकता है, क्या काम हो सकता है इस फिनोमिने का? The function of the polymorphism is basically to retain the
variety in the population. To retain the varieties of species in a population. कि पॉपुलेशन में मौजूद जो स्पीशीज हैं बेसिकली उनकी वेराइटीज़ को रिटेन करना, मेंटेन करना, उनको बढ़ा चढ़ा के रखना, दैट इज द पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म अगर आप देखो तो इसकी अगर हम एग्जांपल लें, हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं इसकी पॉलीमॉर्फिज्म? आपको पता होगा कि द सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल कैरेक्टर से रिलेटेड। डाई मीन आपको पता है कि टू होता है और मॉर्फ मीन शेप होता है। अब सेक्सुअल कैरेक्टर के हिसाब से एक ही स्पीशीज के दो मेंबर्स मेल और फीमेल की मॉर्फ्स डिफरेंट होती हैं। आपने देखा होगा कि जो स्पैरो ही ले लो, स्पैरो में मेल और फीमेल में डिफरेंस होता है। पीकॉक ले लो, मेल और फीमेल में डिफरेंस होता है। तो मैनी मोर मेल और फीमेल में डिफरेंस फिनोटिपिकली भी और जीनोटिपिकली भी। फिनोटिपिकली इस तरह से कि मेल की मॉर्फ अलहदा, फीमेल की मॉर्फ अलहदा। जीनोटिपिकली इस तरह से कि मेल में XY, फीमेल में XX क्रोमोसोम। अब ये बेसिकली these are the different morphs and these morphs maintained by the natural selection. How natural selection maintain the polymorphism? How natural selection maintain the polymorphism? This is our topic of interest. But if you know the meaning of the polymorphism, it is better understand to our concept. अब polymorphism एक से ज़्यादा मॉर्फ्स, ठीक, इसकी फंक्शन इसका रिटेनिंग द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द पॉपुलेशन। एग्जाम्पल सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। इसके अलावा बहुत सारी एग्जाम्पल हैं, जैसे एपिस्टेसिस आपने पढ़ा होगा, पैलियोट्रोपिज्म पढ़ा होगा, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म पढ़ी होगी एग्जाम्पल आपने, ह्यूमन के ब्लड ग्रुप की एग्जाम्पल पढ़ी होगी, बटरफ्लाइज में मिमिक्री होती है उनकी एग्जाम्पल। ये सारी की सारी क्या है बेसिकली आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म। अब अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात है वो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। बेसिकली इट इज द स्विच। एक ऑर्गेनिज्म अपनी मॉर्फ चेंज करता है, लेकिन व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दिस? ये किस तरह से हो सकता है? द मैकेनिज्म बाय विच एन ऑर्गेनिज्म चेंज इट्स मॉर्फ, इट इज नोन एज द स्विच। स्विच इज द मैकेनिज्म, ठीक है, दैट डिटरमाइंस द morph of organism। तो ये बेसिकली एक मैकेनिज्म है जो डिटरमाइन कर। तो अब ये स्विच बेसिकली अगर एक ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के लिहाज से चेंज करे, जैसे आपने गिरगिट देखा होगा ना, सैलामेंडर, वो अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंजिंग करता है। अगर रेड पर है तो रेड शेड, ब्लू पर है तो ब्लू। अब ये बेसिकली इट इज द इन्वायरमेंटल ट्रिगर, ठीक है। अब इस केस में जो स्विच होगा वो स्विच होगा इन्वायरमेंटल स्विच। Environmental switch basically it is a switch that determines the morph of an organism. अब ऐसा एक्शन, ऐसा मैकेनिज्म या ऐसा रिस्पॉन्स जो कोई भी ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के हिसाब से दे, उस पॉलीमॉर्फिज्म को हम नाम देते हैं पॉलीफेनिज्म। Environmental switch, the change due to environmental trigger, ठीक है, environmental trigger, it is known as the polyphenism। पॉलीफिनिज्म, इसको हम देते हैं नाम पॉलीफिनिज्म का। और अगर वो स्विच एनवायरमेंटल ना हो, जेनेटिक हो, क्या हो जी, जेनेटिक स्विच हो,
जेनेटिक स्विच कौन सा हो सकता है, कोई एग्जांपल जेन में है? जेनेटिक स्विच की हम एग्जांपल लेते हैं XY एंड XX क्रोमोसोम, XY एंड XX क्रोमोसोम्स। अब आपको पता है कि रिप्रोडक्शन के दौरान अगर XX मिल जाए तो फीमेल, अगर XY हो तो मेल। अब बेसिकली दिस इज द स्विच at the genetic level that determines the shape of organism. Basically it is the genetic switch. अब अगर आपको पॉलीमॉर्फिज्म की थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट ज़हन में आ गया है कि ये होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसकी एग्जांपल क्या है और ये किस तरह से स्विचेस के जरिए से मॉर्फ्स चेंज होती हैं, नाउ वी मूव टू आवर हाउ नेचुरल सिलेक्शन। अब हमें नेचुरल सिलेक्शन का पता चल गया, ठीक है, पहले लेक्चर में पॉलीमॉर्फिज्म का भी पता चल गया। नाउ वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द नेचुरल सिलेक्शन एंड द पॉलीमॉर्फिज्म, दैट हाउ नेचुरल सिलेक्शन मेंटेन द पॉलीमॉर्फिज्म इन द पॉपुलेशन। नेचुरल सिलेक्शन मेंटेन पॉलीमॉर्फिज्म, इट इज आवर टॉपिक। नेचुरल सिलेक्शन मेंटेन्स द पॉलीमॉर्फिज्म by a variety of methods, by a various mechanisms, and now we talk about each and every mechanism within detail इंशाअल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मैकेनिज्म है बेसिकली इट इज द हेटेरोजाइगोट एडवांटेज। हेटेरोजाइगोट एडवांटेज, नेचुरल सिलेक्शन उन एरियाज में जहां पर होमोजाइगोट के डिस्ट्रक्शन होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, वहां पर मौजूद जो हेटेरोजाइगोट्स होते हैं नेचर उनको सेलेक्ट कर लेती है और जिनकी डिस्ट्रक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं उनको नेचर रिजेक्ट कर देती है। नहीं समझ आई? अब एक ही तरह का ह्यूमन का ब्लड सेल है, फॉर एग्जांपल हम RBCs लेते हैं ह्यूमन के RBC लो RBC, तो आपको पता है ह्यूमन के RBC में प्रोटीन होती है ह्यूमन के RBC की सरफेस पे जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ये ह्यूमन का RBC, उस पे मौजूद हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में पॉलीमॉर्फ्स हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्म्स हैं, एक से ज़्यादा फॉर्म हैं। वो क्या? एक तो है जी नॉर्मल हीमोग्लोबिन, नॉर्मल हीमोग्लोबिन। नॉर्मल हीमोग्लोबिन को हम डिनोट कर लेते हैं कैपिटल ए से और कैपिटल ए से, ठीक है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए और कैपिटल, और दूसरी तरफ पर हीमोग्लोबिन आ जाती है सिकल एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, abnormal hemoglobin. Abnormal hemoglobin basically when the disease which is known as the sickle cell anemia occur, the cell becomes sickled shape, okay, and this sickle shape cell and this variation occur in the variations of the alpha hemoglobin. Abnormal हीमोग्लोबिन किस तरह से? एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बेसिकली जब रेड ब्लड सेल्स RBC सिकल शेप हो जाएं, RBC सिकल शेप हो जाएं, सिकल शेप हो जाएं, तो उनके पास जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। दे रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जब रिड्यूस हो जाएगी तो फिर क्या होगा? फिर सेल बिकम सिकल शेप एंड एबनॉर्मल सेल वी डिनोटेड विद द SS, ठीक है, SS, या फिर इसको हम डिनोट कर सकते हैं ASS। वो आपको आगे चल के बताता हूँ।
तो दो तरह की हीमोग्लोबिन, दो तरह के आरबीसीज, ठीक है, दो तरह की आरबीसीज, एक में नॉर्मल हीमोग्लोबिन और एक में एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। अब एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जो कि सिकल सेल हीमोग्लोबिन और जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, ए और एस, जो कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। अब हम इसको जरा देख लेते हैं कि हाउ नेचर मेंटेन दीज टू मार्फ इन द पॉपुलेशन, ठीक है। अब ऐसे इलाके जहां पर मलेरिया इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन द अफ्रीका, यहाँ पर मलेरियन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, मलेरियल इन्फेक्शन, ठीक है, ड्यू टू प्लाज्मोडियम। इसको जो मॉस्किटो काज करता है, दैट इज पैरासाइट जो काज करता है, दैट इज द प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम basically it is the agent of the malaria in अफ्रीका। अफ्रीका में बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं मलेरिया के, और ऐसे इंडिविजुअल्स, अब सुनिए, ऐसे इंडिविजुअल्स जिनमें होमोजाइगस कंडीशन हो, आइदर डोमिनेंट होमोजाइगस हो, आइदर हेट्रोजाइग रिसेसिव डोमिनेंट हो, यानी कि आपको पता है अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें 3 तरह की जीनोटाइप्स आ सकती हैं। कितनी तरह की जीनोटाइप्स आ सकती हैं? 3 तरह की जीनोटाइप्स। एक तो डोमिनेंट होती है, होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है, और एक होती है जी होमोजाइगस रिसेसिव, और एक होती है हेट्रोजाइगस। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास होमोजाइगस एलील्स हैं, अफ्रीका में वो पीपल डिसएडवांटेज पर होते हैं, उन पीपल्स को ज़्यादा नुकसान होता है, बिकॉज जो पैरासाइट मलेरिया काज करते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम, इनका जो अफेक्ट होता है वो होमोजाइगस कंडीशंस पर ज़्यादा होता है। वो ज़्यादा जल्दी होमोजाइगस कंडीशंस को रिमूव कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनमें एनीमिया काज करते हैं, उनमें डेथ काज करते हैं। तो नेचर क्या करती है, आपको पता है कि नेचर जब कोई इन्फेक्शियस डिजीज हो, जैसे आपको कल पढ़ाया था, तो एक डायरेक्शनल सिलेक्शन पढ़ी थी हमने, नेचर रिमूव कर देती है फ्रॉम वन डायरेक्शन टू द अदर डायरेक्शन। अब नेचर यहाँ पर होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव को क्या करेगी? रिमूव करेगी। क्यों रिमूव करेगी? बिकॉज द पीपल विच हैविंग दिस डिजीज malaria due to the Plasmodium falciparum, the effect of the Plasmodium falciparum on the dominant or the recessive homozygous form is very harmful. So nature remove this capital A and small a homozygous in such a way, if the frequency of the capital A and small a is equal, या दूसरे लफ्जों में अगर इनकी 50-50% रेशो है, तो नेचर के पास चांस है इनको एक इक्विलिब्रियम से रिमूव करने का, इनको आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट करने का, जैसे 50 से 40, ठीक है, 40 से 30 एंड सो ऑन, 0 पर जाकर ख़त्म। लेकिन अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी अगर 70% है और स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी अगर 30% है, तो नेचर विल फेवर to eliminate this type of the alleles before। पहले नेचर इसको रिमूव करेगी, देन उसकी तरफ रिमूव करेगी। तो नेचर करेगी क्या? डोमिनेंट हो, रिसेसिव हो, होमोजाइगस को रिमूव कर ही दे। क्यों? बिकॉज इन दिस केस इन अफ्रीकन पीपल वेयर द मलेरिया इज कॉमन, the heterozygous individuals will survive। ये इंडिविजुअल्स जो हैं ये सरवाइव करते हैं। अब ये सरवाइव किस तरह से करते हैं, आइए जान लेते हैं। कैपिटल ए स्मॉल ए
अब आपको ये कंडीशन बताई थी कि ए और एस, यानी कि एक डोमिनेंट और एस क्या है, सिकल सेल की डिनोशन, ठीक है। अब सिकल सेल फॉर एग्जांपल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, हम इसको अगर यूं लिख लें कि कैपिटल ए और एस, दिस इज द हेट्रोजाइगस कंडीशन। एंड इन दिस केस जब पैरासाइट इधर आके अटैच होता है, ये पैरासाइट आया, पैरासाइट जब सिकल सेल शेल के साथ आएगा तो वो पैरासाइट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इवन दो कि वो जिस सेल के साथ टकराएगा उसको भी नुकसान होगा, लेकिन सर्वाइवल के चांसेस होंगे। वो किस तरह से, अब पैरासाइट ने जब इसके साथ आके टकराया तो पैरासाइट की क्या हो गई जी, किलिंग, और इसमें से भी लॉस हुआ। तो अब नेचर किस तरह से पॉलीमॉर्फिज्म मेंटेन करती है, हमारा यही क्वेश्चन है। नेचर ने रिमूव करवा दिए डोमिनेंट एंड रिसेसिव होमोजाइगस। अब नेचर होमोजाइगस को रिमूव करवा दिया उसने, तो फिर नेचर ने मेंटेन तो नहीं किया। हम तो पढ़ रहे हैं मेंटेन। नेचर ने अब ऐसी कंडीशन जहां पर हेट्रोजाइगस सर्वाइव कर रहा है, वहां पर नेचर को चाहिए कि होमोजाइगस के लिए भी कोई ना कोई सामान करे। अब यहाँ पर मेरी नेचर क्या करती है, नेचर आपको पता है कि अगर ये सारे के सारे रिमूव भी हो जाएं तो ये जो हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है कैपिटल ए और स्मॉल ए, तो देखें अगर कैपिटल ए और स्मॉल ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए क्रॉस करेगा हेट्रोजाइगस के साथ, हेट्रोजाइगस के साथ जब क्रॉस करेगा तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि होमोजाइगस इकट्ठे हो जाए, ठीक है। हो सकता है ये गैमीट इसके साथ बाइंड कर जाए कैपिटल ए, दो चार सिचुएशंस हो सकती हैं। अब जब नेचर रिमूव भी कर रही है और हेट्रोजाइगस कंडीशंस से होमोजाइगस कंडीशन को भी प्रोड्यूस करवा रही है, तो क्या ये मेंटेनिंग नहीं है पॉलीमॉर्फिज्म की? यस, दिस इज द मेंटेनेंस ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये बेसिकली एग्जाम्पल जहां पर भी आप पढ़ोगे पॉलीमॉर्फिज्म में आपको मिलेगी कि हेट्रोजाइगस सुपेरियरिटी होगा, कि हेट्रोजाइगस की सुपीरियरिटी क्या है, या फिर हेट्रोजाइगस एडवांटेज होगा कि हाउ हेट्रोजाइगस आर एट एडवांटेजेस इन सम केसेस। तो अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन, which is another important element which helps us to better understand that how natural selection maintain the polymorphism in the population. So in case of the frequency dependent selection, हमारी जो डिस्कशन होगी वो पॉपुलेशंस में मौजूद जो स्पीशीज हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज के मुतालिक होगी। फॉर एग्जांपल एक स्पीशी है, पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन में जो स्पीशीज हैं ऑफ डिफरेंट फिनोटाइप, आपको बताया है आगे कि पॉपुलेशन में डिफरेंट फिनोटाइप्स की स्पीशीज होती हैं, कोई टाल होती हैं, कोई लार्ज होती हैं, कोई डार्क होती हैं, कोई लाइट होती है। फॉर एग्जांपल एक पॉपुलेशन में स्पीशीज हैं दो तरह की, इसको हम स्पीशीज को नाम देते हैं लाइट है, ये डार्क, ठीक है, इसकी फिनोटाइप। तो अब इनकी फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में इक्वल नहीं है, इसकी 70% है और ये 30% है उस पॉपुलेशन में इनकी फ्रीक्वेंसी। तो इन केस ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन, नेचर सेलेक्ट द कॉमनर टाइप ऑफ द स्पीशी इन सच अ वे दैट इट बैलेंसेस द स्पीशी ऑफ बोथ फिनोटाइप इन अ पॉपुलेशन। नहीं समझ आया तो सुने, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन में नेचर ऑपरेट करती है दैट इज द मोर कॉमन अमंग द टू। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, 70%, बिकॉज 70% इज हायर एंड द स्पीशीज नंबर वुड बी हायर इन केस ऑफ द लाइटर स्पीशीज। तो नेचर वुड सेलेक्ट, नेचर इसको क्या करेगी, इस पर एक्शन लेगी, इसको एक्शन इस तरह से लेगी कि नेचर will reduces the number of the lighter species
in such a way that a equilibrium reached। सही है, नेचर इसको पकड़ेगी, इस पर एक्शन करेगी, इसको एक्शन करके इसको 50% तक ले आएगी। जितने भी प्रीडेटर होंगे वो सारे के सारे प्रे करेंगे किस पे, इस पर। तो जब इस पर प्रे करेंगे तो इनको सर्वाइवल का चांस मिल जाएगा। ये 30% जो है ये बढ़कर हो जाएंगी 50%। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि नेचुरल सिलेक्शन अकर इन अ पॉपुलेशन where the species of two different percentage is present, and then natural selection operates upon the commoner type of the species and in such a way that it reduces the number of the percentage of the species in such a way that equilibrium is reached, that is the frequency dependent selection। तो ये हमारे पास एक इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। तो ये है बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन। अब इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। एग्जांपल हम ले लेते हैं कोराइक्सिड बग्स की। कोराइक्सिड बग बेसिकली कोरिक्सिड या कोराइक्सिड बग्स बेसिकली these are the aquatic insects, these are the aquatic insects। aquatic insects and these are preyed upon by the fishes। इनको प्रे करती हैं फिशेस, यानी कि कोराइक्सिड बग्स बेसिकली these are the prey, ये शिकार हैं, शिकारी हैं। और इनकी जो प्रीडेटर हैं वो है फिशेस। फिशेस इनकी क्या है, प्रीडेटर्स। In simple words, the coraxid bugs are eaten by the fishes। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया, जो कोराक्सिड बग्स हैं, एक्वाटिक इंसेक्ट्स हैं, इनमें अ डिग्री ऑफ कामोफ्लेज इज प्रेजेंट। इनमें बहुत सारी कामोफ्लेज हैं, यानी कि डिफरेंट तरह की फिनोटाइप्स हैं। समझ आ रहा है? कामोफ्लेज बेसिकली होता है फिनोटिपिकली डिफरेंसेस। अब इनमें फिनोटिपिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं कोराक्सिड बग्स के। किससे बचने के लिए, फिशेस से बचने के लिए इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है। तो एक्सपेरिमेंट में देखा गया जो सबसे ज़्यादा कॉमनर टाइप है कोराक्सिड बग्स की, उनको फिश ने ईट किया। नहीं समझ आया? एक एक्सपेरिमेंट था, उसमें जो कामोफ्लेज टाइप ए थी, फॉर एग्जाम्पल ये स्पीशीज थी 40%, जो कामोफ्लेज टाइप बी थी वो स्पीशीज थी 30%, ठीक है। और जो कामोफ्लेज टाइप 3 थी वो स्पीशीज थी 20%, ठीक है। समझने के लिए, ये 100% नहीं हुआ, लेकिन समझने के लिए इसको आप बढ़ा सकते हो, इसको आप 50 कर सकते हो, वो 30 और 20 हो जाए तो ये 100%। तो एक्सपेरिमेंट में देखा गया जो स्पीशीज ज़्यादा कॉमनर थी, जो ज़्यादा अमाउंट में थी, फिश ने उसको ईट करना शुरू कर दिया। इन तीनों को एक जार्स में रखा गया और फिश किस पर ईट करेगी, सबसे पहले फिश ने इसको ईट करना शुरू किया, नंबर 1। फिर फिश ने इसको ईट करना शुरू किया और फिर इस तरह फिश ईट करती चली गई। तो पता चला कि इन केस ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन, नेचर सेलेक्ट टू द कॉमनर, नेचर सेलेक्ट टू द आम, जो ज़्यादा आम होगा, जो ज़्यादा अमाउंट में होगा, उसको सेलेक्ट करेगी और उसको रिमूव करवाना शुरू कर देगी। तब तक रिमूव करवाती रहेगी जब तक वो इक्वल ना हो जाए। ओके, यानी कि ये 50 था, ये 40 हो गया। जब ये 40 हुआ, इसको नीचे आते वक्त टाइम लगा, तो यहाँ पर फिश ने कोई प्रे नहीं किया, ये भी किधर चला गया 40 पर, 40% हो गया। और फिर ये 20 रह गया। अब नेचर इन दोनों पर फीड करती रहेगी,
ठीक है, जब तक ये 33% ना हो जाए। जब ये 33% हो जाएं तो तब तक इनको मौका मिल जाएगा अपनी फ्रीक्वेंसी अबव करने का। ये भी 33% हो जाएंगे तो इस तरह से 100% हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये 50 थी, 50 ने मूव किया 40 पे। अब यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुई, इनको सर्वाइवल का चांस मिल रहा है। फॉर एग्जांपल अब हम इसकी बात करते हैं कि ये 30 से किधर आ गया, 40% की तरफ, और ये 20 रहा। सही है। अब दूसरी कंडीशन में क्या हुआ कि ये 33% पे मूव किए और ये भी 33% पे मूव करते करते एक स्टेज ऐसी आ गई दैट विल बी कॉल्ड एज द इक्विलिब्रियम। एंड दिस इज द आवर essence of the topic, that how natural selection maintains these three types of the coraxid bugs, aquatic insects in the population। सही है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। और अब अगर हम कामोफ्लेज की बात करें, अगर ये तीनों इंसेक्ट्स 33% हैं तो अब नेचर क्या करेगी? क्वेश्चन है ना। अब नेचर किसको सिलेक्ट करेगी? जब सारी की सारी फॉर्म बराबर हो तो याद रखिएगा नेचर वुड सेलेक्ट टू द लीस्ट क्रिप्टिक फॉर्म। इन तीनों में जो सबसे कम कैमोफ्लेज होगी, जिसका कलर सबसे हल्का होगा, ठीक है, सबसे यूं कह लेंगे पंजाबी में माड़ा होगा, नेचर उसको सिलेक्ट करेगी। अब उस पर फिश फीड करना स्टार्ट करेगी, फिर उससे अच्छा जिसका कैमोफ्लेज कलर होगा उसको, एंड सो ऑन। सही है। और फिर स्टेप बाय स्टेप आपको पता है कि इनकी अमाउंट डिक्रीज इंक्रीज होती रहती है और इक्विलिब्रियम रीच हो जाता है। अगर बराबर हो तो फिर नेचर किसको सिलेक्ट करेगी? द स्पीशी विच ऑफ एट लीस्ट क्रिप्टिक फॉर्म, लीस्ट क्रिप्टिक फॉर्म इफ इक्वल। समझ आया? उम्मीद है आपको समझ आया। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन के बाद हम बात करेंगे म्यूटेशन सिलेक्शन बैलेंस। म्यूटेशन प्लस नेचुरल सिलेक्शन इज इक्वल टू द म्यूटेशन सिलेक्शन बैलेंस। म्यूटेशंस, you know, the change in the part of the genetic material in the DNA। अब म्यूटेशन ऐड द वेरिएशंस, म्यूटेशंस ऐड करती है वेरिएशंस पॉपुलेशंस में। पॉपुलेशंस में वेरिएशंस को जब ऐड किया जाता है तो नेचुरल सिलेक्शन कुछ वेरिएशंस को एलिमिनेट करवा देती है और कुछ वेरिएशंस को रिटेन रखती है। तो अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अफ्रीका में है वहाँ पर सिकल सेल को नेचर एलिमिनेट नहीं करवाती, क्योंकि वहाँ पर मलेरिया के साथ वो कॉप करते हैं। और ऐसे पीपल जो अफ्रीका में नहीं रहते, जहाँ पर मलेरिया का कोई चांस नहीं है, वहाँ से नेचर कंट्रोल करती है सिकल सेल एनीमिया ब्लड्स को, उनको रिमूव करने में हेल्प करती है। बेसिकली इट इज़ अ बैलेंस। एंड नेक्स्ट इज द हेट्रोजीनियस एनवायरनमेंट। हेट्रोजीनियस एनवायरनमेंट में दो तरह का जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एक स्पीशीज़ की जो दो टाइप्स हैं वो सर्वाइव कर सकती हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो है माइग्रेशन सिलेक्शन बैलेंस। माइग्रेशन सिलेक्शन बैलेंस, माइग्रेशन is the adding of gene, is the influx of the gene in some population, and the selection is the removing of the genes। अब वो जो जीन्स पॉपुलेशन में ऐड हुए हैं, अगर तो वो बेनिफिशियल हैं तो नेचर सेलेक्ट करेगी, अगर वो हार्मफुल हैं तो नेचर उनको एलिमिनेट कर देगी। यानी कि द जीन्स विच आर एडिंग बाय द migration and the lethal gene which is removing by the deletion by the selection, in this case nature balances something, and this is the balance of the polymorphism। And the end one is the transition। Transition basically it is a temporary change, temporary, not a permanent, temporary change in some area। For example, temporary addition of genes due to some environmental hazard, the removal of the natural selection। यानी कि अगर हम देखा जाए कि हमारा बस्टर्ड है, हमारा बस्टर्ड एक बर्ड जो मूव करके आता है पाकिस्तान में, अगर उसकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस वहाँ पर ठीक रहें तो उसे आने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो यहाँ पर आता है इन्वायरमेंट की वजह से, अब वापस चला जाता है जब इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। बेसिकली दिस इज़ द पॉलीमॉर्फिज्म विच इज़ मेंटेन्ड बाय द नेचुरल सिलेक्शन। ओके, तो ये था हमारा बेसिकली इम्पॉर्टेंट टॉपिक
पेपर में क्वेश्चन नेचुरल सिलेक्शन के हवाले से किस तरह आता है। सबसे पहले तो व्हाट इज़ द नेचुरल सिलेक्शन एंड राइट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो हमने डिस्कस किया। नंबर 1 जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इस तरह से आपको आएगा कि व्हाट इज़ द नेचुरल सिलेक्शन, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो आएगा व्हाट इज़ द नेचुरल सिलेक्शन, हाउ द नेचुरल सिलेक्शन मेंटेन द पॉलीमॉर्फिज्म इन द पॉपुलेशन। इस तरह से ये 3 तरह के क्वेश्चन आया करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है। अब इसको आपने प्रिपेयर कर लेना है। जो मार्क रिडले की बुक है उसमें भी चैप्टर है, जो आपके पास फ्याजी बुक्स वाले नोट्स हैं उसमें भी मौजूद हैं, और उसके अलावा जो आपकी बीएससी की बुक है मिलर एंड हार्ले की उसमें भी चैप्टर नंबर 4 और 5 में बताया गया है इसको। वो माइनर कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत मेजर कॉन्सेप्ट मतलब कि एक बेस कॉन्सेप्ट हैं, उससे आप तैयार कर सकते हैं। तो आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़।